Hello everyone, I welcome you all in 10 days revision classes for informatic assistant। आज के पार्ट फोर्थ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले DBMS सॉफ्टवेयर और स्पेशली MS एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बट उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन ए DBMS यू कैन, तो फर्स्ट सबसे पहली चीज DBMS क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर डेटाबेस की फाइल्स होती है जिनको बनाया जाता है, रिट्रीव किया जाता है और डिलीट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है? तो गाइज इसमें सारे अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है? पिक्चर एंड ग्राफिक्स अलाउड नहीं है। यदि हमें कोई भी पिक्चर या किसी इमेज को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम OLE का यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। और दूसरा केस होता है कि अपन अटैचमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ब्लैंक काइंड ऑफ एप्लीकेशन। किस तरीके की एप्लीकेशन है ये? हमारे पास में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशनल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिलेशन से क्या मतलब होता है कि डेटा टेबल से होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो इसलिए हमारा जो MS एक्सेस है वो क्या होता है? RDBMS होता है, क्योंकि इसका डेटा भी टेबल के टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट आर द कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कोल्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो कॉलम्स बने हुए होते हैं, कॉलम्स इन द सेंस जैसे एक्सेल के अंदर हमारे पास में रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं, तो उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं। बट यहाँ पे कॉलम की जगह अपन पर्टिकुलर कॉलम को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फील्ड्स। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द डेटाबेस होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ओनली एक तरीके की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है? मतलब ये हुआ कि जब आपने डेटाबेस बनाते हो तो उस केस में जब ये कॉलम होता है, सपोज टू बी स्टूडेंट टेबल के अंदर ये रोल नंबर है, ठीक है, तो उस केस में यदि रोल नंबर आपने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में 1 2 3 4 डाल रखे हैं तो वो उसी फॉर्मेट में होगा। ऐसा नहीं है एक वन को तो आपने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डाल दिया पर एक को आपने टेक्सुअल फॉर्मेट के अंदर सिंपल 2 लिख दिया, ठीक है, TWO। तो ये चीज अलाउड नहीं है, क्योंकि यदि आपने जो भी टाइप इसके लिए एक्सेप्ट किया है, इस कॉलम के लिए, इस फील्ड के लिए, तो उसके अंदर जो वैल्यूज है वो उसके टाइप की ही होनी चाहिए। मल्टीपल या अदर टाइप्स की डेटा अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फील्ड। नेक्स्ट, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ ए रिकॉर्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड। यदि हमारे पास में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस के टेबल में स्टोर है, सबसे पहली चीज रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जैसे सपोज टू बी हमारे पास में ये टेबल है, ठीक है, अब इसके अंदर जो हर एक रो होती है ना, वो हर एक रो क्या होती है? एक रिकॉर्ड होती है, क्योंकि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास में एक रिकॉर्ड ये हो गया, एक रिकॉर्ड ये हो गया, एक रिकॉर्ड ये हो गया, ठीक है। अब यदि हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? यूनिकली उसके रोल नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज टू बी ये वाला जो कॉलम है वो हमारा क्या है? रोल नंबर है। रोल नंबर हमेशा यूनिक होना चाहिए, तभी हम पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को निकाल पाएंगे। यदि हमने दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम रखे तो उस केस में अपन वैल्यूज को नहीं निकाल पाएंगे, मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यदि आपकी चीजों को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके जो फील्ड का जो डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच फील्ड टाइप विल यू सेलेक्ट इफ यू नीड टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड। यदि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना है, अब वो टेक्स्ट की साइज कितनी हो सकती है? वो टेक्स्ट की साइज कितनी भी हो सकती है, यहाँ तक कि वो गीगाबाइट तक भी हो सकती है उसकी लेंथ, ठीक है। यदि उस तरीके के टेक्स्ट को आपको लिखना है तो उस केस में हम लोग मेमो डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं है? तो डेटाबेस एक्सेस में क्या क्या डेटा टाइप होता है? टेबल भी होती है, फॉर्म भी होती है, मॉड्यूल्स भी होते हैं, क्वेरीज भी होती है, और क्या होती है? रिपोर्ट होती है। बट ये वर्कशीट अवेलेबल नहीं होती है। वर्कशीट कहाँ थी हमारे पास में? एक्सेल के अंदर वर्कशीट अवेलेबल थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इन विच मेथड वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द फील्ड टाइप एंड साइज व्हाइल क्रिएटिंग द न्यू टेबल। जब हमें
नई टेबल बनाना होता है तो हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं, उसके अंदर फील्ड का नेम भी बताते हैं और वो किस तरीके के डेटा को स्टोर करने वाला है, मतलब उसका डेटा टाइप भी बताते हैं, ठीक है। बट ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हमें ये दोनों चीज नहीं बतानी पड़ती, तो वो जो चीज है वो होती है जब आप डेटा को एंटर करते हुए डेटा की टेबल को बना रहे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाइल क्रिएटिंग द टेबल बाय एंटरिंग द डेटा। उस टाइप में हमें फील्ड का टाइप और साइज नहीं बतानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ ए फील्ड विद नंबर डेटा टाइप कैन नॉट बी। नंबर डेटा टाइप के अंदर मैक्सिमम किस साइज के डेटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो कितनी के डिजिट की होती है, 10 डिजिट की होती है, ठीक है। उससे ज्यादा डिजिट के डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता और यहाँ पे उससे ज्यादा एक ही अवेलेबल है, वो है 16। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 कि 16 डिजिट के डेटा को आप नंबर डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द शो चेक बॉक्स इन क्वेरी डिजाइन विंडो इंडिकेट। क्वेरी डिजाइन विंडो जो होती है उसके अंदर हमारे पास में चेक बॉक्सेस होते हैं और वो चेक बॉक्सेस किसके साथ में लगे हुए थे, फील्ड के नाम के साथ में लगे हुए होते हैं। तो वो ये चीज इंडिकेट करते हैं कि वेदर द फील्ड नेम्स टू बी डिस्प्लेड इन द क्वेरी रिजल्ट और नॉट, कि वो पर्टिकुलर फील्ड का जो नेम है वो आपकी क्वेरी में शो होगा या नहीं होगा, वो इस चीज की डिसाइड करते हैं। यदि हमने अनचेक किया है पर्टिकुलर फील्ड के नेम को तो वो वाले फील्ड को वो सिलेक्ट क्वेरी में से फायर नहीं करेगा, ठीक है। तो उस तरीके से वर्किंग होती है। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, टेक्स्ट फील्ड की मैक्सिमम लेंथ होती है 0 to 265 कैरेक्टर्स तक हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इससे ज्यादा का डेटा हमें चाहिए होता है तो उस केस में हम लोग मेमो का या फिर लॉन्ग टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, मेमो का यूज करना होता है जब आप 255 कैरेक्टर से ज्यादा की लेंथ का डेटा स्टोर करने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, which operator is used to filter and display the rows when all conditions are satisfied। यदि किसी क्वेरी के अंदर हमने कंडीशंस जब अप्लाई की तो उसके अंदर हमने मल्टीपल कंडीशंस लगाई है, ठीक है। जैसे सपोज टू बी हमें ओनली वही स्टूडेंट निकालने हैं जिनकी परसेंटेज 70 से ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा केस क्या लगा दिया मैंने कि वो स्टूडेंट और उन जो 70% है उनमें से भी ओनली वो ही स्टूडेंट निकालने जो जनरल कैटेगरी है, तो 2 फिल्टर लगा दिए। तो यदि दोनों फिल्टर एक साथ यूज करवाने तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ऑल, क्योंकि वो मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, द ब्लैंक बटन ऑन द टूल बॉक्स डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम ए रिलेटेड टेबल। रिलेटेड टेबल से हमें डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है, ये टूल बॉक्स के अंदर सब फॉर्म एंड सब रिपोर्ट नाम का एक बटन होता है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ब्लैंक ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, क्वेरीज इन एमएस एक्सेस कैन बी यूज्ड। अब इस डेटाबेस एक्सेस के अंदर आपकी क्वेरीज लगाने का जो काम है वो हो सकता है आपको डेटा को व्यू करना हो सकता है आपके फॉर्म्स के लिए एज ए सोर्स का काम करना हो, और यदि हमें उस क्वेरी से रिपोर्ट बनाना है तो उस केस में वो एज ए सोर्स ऑफ रिपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से काम कर सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग शोज द फाइनल रिजल्ट्स इन ए प्रेजेंटेबल वे। प्रेजेंटेबल वे के अंदर यदि हमें अपने रिजल्ट्स को शो करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग रिपोर्ट टूल का यूज करते हैं, स्पेशली उसमें भी रिपोर्ट विजार्ड का हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर ये कंपल्सरी नहीं है कि हम अपने सारे फील्ड्स को इसमें इंक्लूड करें। यदि हमें उनमें से फिल्टर आउट करना है कुछ फील्ड्स को तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उनमें से कुछ फील्ड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया अपने रिपोर्ट में शो करने के लिए, और उस रिपोर्ट को हम प्रिंट करके जहां पे हमें सबमिट करना होता है हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है, इन एमएस एक्सेस हाउ कैन वी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इन द जीयूआई। जीयूआई के अंदर यदि हमें 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट करनी है तो हम लोग कैसे करते हैं। पहली चीज समझो, रिलेशनशिप क्या हो गई, जैसे सपोज टू बी मैंने स्टूडेंट की टेबल बनाई, ठीक है,
उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया और सरनेम हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरी टेबल बनाई एड्रेस टेबल, ठीक है। उसमें क्या क्या स्टोर्ड है, स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके एड्रेस की सिटी, उसकी स्टेट, उसकी कंट्री एंड उसका पर्टिकुलर एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग टेबल है। यदि मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एड्रेस पता करना है तो मैं कैसे करूंगी, अपने स्टूडेंट टेबल से मैं अपने उसका क्या देखूंगी, रोल नंबर चेक करूंगी और उस पर्टिकुलर रोल नंबर से मैं देखूंगी वो एड्रेस में कहाँ बिलोंग करता है, वो वाला रोल नंबर, ठीक है। जैसे सपोज टू भी यहाँ पे ये स्टूडेंट टेबल हो गई और ये मेरे पास में एड्रेस टेबल हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट का जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या है, ये भी रोल नंबर है और ये जो एड्रेस का जो फर्स्ट कॉलम है ये भी क्या है, रोल नंबर है, जो यहाँ से कॉपी होकर के यहाँ आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस की अदर डिटेल्स लिखी हुई है या स्टूडेंट की अदर डिटेल लिखी हुई है। यदि हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट इसके लिए जिसका रोल नंबर 3 है तो उसका एड्रेस पता करना है, तो मैं कैसे पता करूंगी कि यहाँ पे यदि कोई रोल नंबर 3 का एड्रेस रखा हुआ होगा तो मैं उस पर्टिकुलर वैल्यूज से मैच करवा करके अपन उस स्टूडेंट के एड्रेस को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, हमने अपनी प्राइमरी की को जिससे हम अपने स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे उसको उठा करके कहाँ डाला है हमने, फॉरेन की के अंदर। जब एक चीज की प्राइमरी की दूसरे टेबल में डालते हैं तो यहाँ पर आकर के वो क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। यदि वो फॉरेन की बन गई है तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ड्रैग द फॉरेन की ऑफ ए टेबल इनटू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, नो। ड्रैग एनी फील्ड फ्रॉम द पेरेंट टेबल एंड ड्रॉप ऑन द चाइल्ड टेबल, नो। द ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ ए टेबल इनटू द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल, तो दैट इज द राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कास्केड डिलीट ऑप्शन इज यूज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल टेबल्स। कास्केड डिलीट का मतलब ये होता है एक चीज के डिलीट करने से किसी और चीज को भी हमें डिलीट करना पड़े। जैसे मैंने अभी जस्ट पहले वाली स्लाइड में बताया आप लोगों को, स्टूडेंट से रिलेटेड एड्रेसेस है, ठीक है। यदि सपोज टू बी मैंने क्या करना है कि मेरे को स्टूडेंट को डिलीट करना है, मैंने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिलीट किया। अब यदि मैंने स्टूडेंट को डिलीट कर दिया है तो उसके रिलेटेड एड्रेस को मैं कभी भी नहीं निकाल पाऊंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रोल नंबर, और वो रोल नंबर अब मेरे स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि मैंने उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो उस केस में क्या होना चाहिए था, यदि मेरा कोई स्टूडेंट डिलीट होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डिटेल्स आपके एड्रेस टेबल में लिखी हुई है वो भी डिलीट होनी चाहिए। तो एक के साथ में जब दूसरी की डिपेंडेंसी वाला डेटा डिलीट होता है तो उसको बोलते हैं कास्केडिंग डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखो, is available in edit relationship dialog box that makes sure that all the related records will be deleted automatically when the record from the parent table is deleted। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है दिस डेटा टाइप अलाउस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल्स। ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को अलाउ करता है, मतलब अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक डिजिट दोनों को अलाउ करता है और स्पेशल सिंबल्स को भी अलाउ करता है। तो उस केस में आंसर हो जाएगा टेक्स्ट, क्योंकि ये हर तरीके के डेटा को अलाउ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, टेबल होती है, क्वेरीज होती है, रिपोर्ट्स होती हैं और क्या होते हैं, फॉर्म्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं बट रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है इन वन टू मेनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड एंड ऑन द मेनी साइड इज कॉल्ड। जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर जैसे सपोज टू बी एक साइड में तो ओनली वन कैंडिडेट है, दूसरी साइड में मल्टीपल कैंडिडेट्स है रिलेशनशिप के केस में, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है, कभी भी एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते बट एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वन साइड है वो तो क्या हो जाएगा, पेरेंट, और जो सेकंड साइड है जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है उसमें हो जाएगा चाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेंट एंड चाइल्ड। नेक्स्ट है
A small button with 3 dots usually displayed at the right of the field properties box. field property box के अंदर एक तरीके से ऐसा कोई बटन बना हुआ होता है जिसपे ये 3 डॉट्स इस तरीके के कुछ बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है कि आप अपने बटन को बना सकते हो, तो वहां पे हो जाएगा बिल्ड बटन, ठीक है। नेक्स्ट होता है द साइज ऑफ यस नो फील्ड इज ऑलवेज। हमारे पास यदि कोई फील्ड ऐसा है जिसके अंदर यस और नो लिखना है, ठीक है। कि जैसे सपोज टू भी कई बार होता है ना कि हमें ऐसा फॉर्म बनाना होता है जिसमें नीचे आता है आपके पास में चेक बॉक्स, डू यू अग्री विद दिस और नॉट। तो उस केस में या तो यस होता है या नो होता है। तो उस केस में हमारे पास में ओनली एक बिट का डेटा स्टोर होता है जिसमें या तो 1 स्टोर होता है या 0 स्टार। 1 रिप्रेजेंट करता है कि वो ट्रू है और 0 रिप्रेजेंट करता है कि वो फॉल्स है। तो इस तरीके से आपका डेटा स्टोर होता है और एक बिट की रिक्वायरमेंट उसको होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट ए डेटाबेस लैंग्वेज कंसर्न विद द डेफिनेशन ऑफ द होल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्कीमा इज। तो आपके डेटाबेस में डेफिनेशन मतलब होल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाली कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, ट्रंकेट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। ये सारी फंक्शनैलिटी आपके पास में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होती है जिसको अपन डीडीएल भी बोलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, तो उस केस के अंदर हमारे पास में जैसे हमारे पास में पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, इस तरीके की क्वेरीज अवेलेबल होती है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की बात करें, डीसीएल की बात करें, तो यहाँ पे किसी टेबल के ऊपर यदि हम किसी को परमिशन देते हैं तो ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स का यूज करते हैं, ठीक है। परमिशन देने के लिए ग्रांट कमांड का यूज किया जाता है, परमिशन वापस लेने के लिए रिवोक कमांड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए व्यू टू डिस्प्ले ए टेबल इन एक्सेस। इनमें से कौन सा व्यू डेटाबेस के अंदर टेबल को डिस्प्ले करने में यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सारे व्यूज अवेलेबल है, डेटाबेस व्यू भी अवेलेबल है, डिजाइन व्यू भी अवेलेबल है, व्यू टेबल एंड पाइवट चार्ट टेबल भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है कास्केड अपडेट ऑप्शन इज। तो कास्केड अपडेट का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास में 2 टेबल हैं और दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है, मतलब एक की प्राइमरी की दूसरे की फॉरेन की है, तो उस केस में आप लोग फर्स्ट वाले की प्राइमरी की को अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां अपडेट करोगे तो उससे उसकी कनेक्टिविटी जो दूसरे टेबल से हो रखी थी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में है कि फर्स्ट वाला ठीक है, मीन्स डू नॉट चेंज द वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। सेकेंड है मीन्स चेंज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन द चाइल्ड टेबल इफ द रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल इज चेंज्ड। बट यदि कंपल्सरी है कि आपको डेटा को चेंज करना ही है, तो उस केस में आपको दूसरी टेबल में जो उसके को रिलेटेड जो डेटा है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज ठीक है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है विच फील्ड टाइप कैन स्टोर द फोटोज। कौन से डेटाबेस के अंदर हम लोग एमएस एक्सेस में फोटोज को, इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास में ओएलई। तो वो है हमारे पास में ओएलई, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट है क्वेरीज इन एक्सेस कैन बी यूज्ड। एक्सेस के अंदर क्वेरीज का किस तरीके से यूज किया जा सकता है। क्वेरीज को आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करने के लिए यूज भी कर सकते हो, और दूसरे केस में यदि किसी क्वेरी से रिलेटेड आपको फॉर्म बनाना है, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वो काम भी आप लोग कर सकते हो। तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट है इन टेबल डिजाइन व्यू विच की कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन द फील्ड नेम्स एंड प्रॉपर्टी पैनल्स। तो अबाउ ऊपर की साइड में तो क्या होता है, टेबल का डिजाइन व्यू होता है और उस डिजाइन व्यू के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे प्रॉपर्टी व्यूज होते हैं बॉटम साइड के ऊपर, ठीक है। यदि उनमें बीच में स्विचिंग करना है कि आप जिस फील्ड पे अवेलेबल हो उसी फील्ड के यदि हमें प्रॉपर्टीज को देखना है, तो उस केस में आप F6 करके उसको क्या कर सकते हो, उसके प्रॉपर्टी पे पहुंच सकते हो और वहां पे जो भी आपको अपडेशंस करने हैं आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा F6। नेक्स्ट है विच ऑफ द फील्ड हैज विड्थ 8 बाइट। अब इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो 8 बाइट के डेटा को स्टोर करता है। तो वो होता है आपका
डेट एंड टाइम, जो हमेशा एक 8 बाइट के डेटा को होल्ड करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही है, सबसे छोटे से सबसे बड़े की बात की जा रही है। ठीक है, तो कैरेक्टर, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टेबल्स, फाइल्स एंड डेटाबेस, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं, कैरेक्टर्स की वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से अपन फील्ड्स में डेटा डालते हैं, और जब फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब किसी भी एक रो के सारे फील्ड्स एक साथ कोरिलेट करते हैं, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स होते हैं। अब ये जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम लोग जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे और रिकॉर्ड्स हम लोग जोड़ते हैं, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, टेबल्स बोलते हैं। और जब मल्टीपल टेबल्स को एक फाइल के डेटाबेस में डालते हैं, तो उस केस में फाइल्स बोलते हैं, और देन उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, उन फाइल्स के कलेक्शन को डेटाबेस बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन डेटाबेस, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो रिलेशन डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो टेबल भी होता है, एट्रीब्यूट भी होते हैं, और एंटिटीज भी होती है, पर आपके पास में क्या नहीं होती है, हायरार्की नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन MS Access which of the following creates a drop list of values to choose from, यदि हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जैसे सिटीज की हम बात करते हैं, यदि स्टूडेंट्स की सिटीज को यदि हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि इन इन सिटीज से बच्चे आ सकते हैं, तो उन सिटीज को हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल सकते हैं, ताकि हमें बार बार आपको पूरी राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली उनमें से चूज कर सकते हो। तो वो चीज की फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे लुकअप विजार्ड का, जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कर सकते हो, और सारे के सारे वैल्यूज उस पर्टिकुलर फील्ड के ड्रॉप बॉक्स में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एन ऑडिट ट्रेल इज, ऑडिट ट्रेल होती है इज द हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल, जो भी ऑपरेशंस आपकी फाइल में हुई हैं उनके ट्रांजैक्शंस को होल्ड किया जाता है ऑडिट ट्रेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज ए साइड इफेक्ट ऑफ ए मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस, डेटाबेस में मॉडिफिकेशन होता है तब उस केस में कुछ ऐसे फंक्शंस है जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शंस होते हैं ट्रिगर्स, जो कि आपके जैसे आपने किसी भी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किया डेटा को, अपडेट किया है, कुछ मैनिपुलेशंस उसमें किए हैं, तो उस केस में ऑटोमेटिकली जो साइड इफेक्ट फंक्शंस है वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, इनमें से कौन से डेटाबेस का एग्जाम्पल हो सकता है। देखो, एड्रेस बुक ऑफ ऑल द सप्लायर्स ऑफ ए कंपनी, सैलरी शीट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी, रिकॉर्ड्स ऑफ डेली सेल्स ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कंपनी। तो इन तीनों ही केसेस में हमारे पास में डेटाबेस मेंटेन किया जा सकता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है which of the following provides the ability to query information from the database, insert into and the delete tuples from and modify tuples in the database। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम डेटा को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, मतलब मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारी जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन जनरल ए फाइल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड, कौन सी चीजों से रिलेट करके आपके जो फाइल्स है वो बनी हुई होती हैं। बेसिकली फाइल्स आपकी टेबल से मिलकर बनी हुई होती है, बट यहाँ पे टेबल्स ऑप्शन में नहीं है, तो उस केस में क्या आंसर हो जाएगा, रिकॉर्ड्स ऑप्शन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टेबल्स है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो रिकॉर्ड से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ blank that enables us to create and maintain the database। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए और बनाने के लिए यूज की जाती है, तो वो होते हैं आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स का हम लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को बनाते भी हैं और मैनेज भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू ब्लैंक ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी से क्या मतलब है, डेटा की एक्यूरेसी से, कि डेटा का जो मैनिपुलेशन किया है उसके बाद में भी डेटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है MS Access database is saved as blank extension,
MS एक्सेस में डेटाबेस को कौन से एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? तो ये स्टोर किया जाता है आपकी .mdb से, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म फेट इज स्टैंड्स फॉर। टर्म फेट का क्या मतलब होता है? फेट होती है यहाँ पे फाइल अलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स स्टेटमेंट पॉसिबली कंटेन्स द एरर। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो शायद एरर होल्ड करता है, मतलब किसी ना किसी में एरर है। अब यहाँ पे चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 10,003, मतलब इस पर्टिकुलर आईडी के एम्प्लॉय को आपको सर्च करना है, तो इस केस में तो ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ईएमपी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी आईडी 10,006, तो ये भी ठीक है। सेलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी, तो ये भी ठीक है कि इसके अंदर पूरा जो फील्ड है ईएमपी आईडी का वो सेलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, सेलेक्ट ईएमपी आईडी वेयर ईएमपी आईडी इज 1009 एंड लास्ट नेम इज गेलर। तो यहाँ पे जो मल्टीपल कंडीशन लगाई है उसने एंड के साथ में, वो तो ठीक है, बट ये निकालना कहाँ से? यहाँ पे से फ्रॉम मिसिंग है, तो यहाँ पे जो फ्रॉम मिसिंग है उसकी वजह से ये एरर है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द थर्ड स्टेज इन डिजाइनिंग ए डेटाबेस is when we analyze over table more closely and create a blank between the tables। यदि हमारे पास में मल्टीपल टेबल्स अवेलेबल है और हम उसको एनालाइज करते हैं, तो उस केस में कब एनालिसिस किया जा सकता है, किस तरीके से ट्रैकिंग की जा सकती है? जॉइंट्स के थ्रू उनमें ट्रैकिंग की जा सकती है कि वो आपस में किस तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम इन 10 डेज की सीरीज के बाद में उनसे रिलेटेड कंटेंट भी जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।